स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। तो भारतवर्ष में तो राजनीति कुछ इस तर्ज पर हो रही है जैसी पिछले 12.5 साल में नहीं हुई। सब कुछ उलट-पुलट गया है। जिन लोगों को हम मानते थे कि शायद उनसे ज़्यादा कोई कुशल नहीं है, वो आज अंधेरे में टटोल रहे हैं कि उनकी नई रणनीति क्या होगी। और जिन लोगों के बारे में हम मानते थे कि उनको छुआ नहीं जा सकता है, उनकी हैसियत इतनी मजबूत है कि उनकी उनकी तरफ आँख भी नहीं तरेरी जा सकती है, वो लोग अपने आप को बचाने की जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। और इनमें सबसे ऊपर नाम है गृह मंत्री अमित शाह का। विपक्ष का पूरा हमला अमित शाह के ऊपर है, जेन ज़ी का पूरा हमला अमित शाह के ऊपर है। और अमित शाह की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यह सब अभी चर्चाओं के दौर में है, कयासों के दौर में है और प्रक्रिया जारी है। भाजपा के भीतर भी प्रक्रिया जारी है, सरकार के भीतर भी प्रक्रिया जारी है। सतीश जी, आप इस परिस्थिति को कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, 20 तारीख तक सारा कुछ लगता है स्क्रिप्ट के हिसाब से था। हाँ। लेकिन जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस सेल छोड़े गए और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि ये पेलेट गन छोड़े गए, उसके बाद जो भीड़ लगातार बढ़ती गई, तो वो एक सीधा सीधा मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन या मिस मैनेजमेंट का केस था। आनन फानन में इन लोगों ने वो चीज किया, जिसने भी किया और कराया गया, क्या कराया गया, कैसे कराया गया, उसके बाद से स्थितियां बिगड़ी और ये चीजें हाथ से निकल गई। तब देखा आपने कि प्रधानमंत्री को आना पड़ा इंस्टा पे, रात में वीडियो बनाना पड़ा और सिर्फ सरकार उसके बाद देखिए कि लगातार कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करती चली गई। तो भाई 20 तारीख की स्थिति आई क्यों? 20 तारीख तक क्यों इसे फलने फूलने दिया गया और 20 तारीख को इतना ओवर रिएक्शन की क्या जरूरत? तो जाहिर सी बात है उसके बाद से प्रधानमंत्री राष्ट्र से मुखातिब तो हुए हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से या कोई वीडियो के माध्यम से। अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आया अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी है। वो कुछ धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखे जरूर थे, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, लेकिन ये जो कुछ घटनाएं हुई, जो कुछ भी हुआ, उसके ऊपर न उनकी सफाई, न उनका स्पष्टीकरण, न उनका खेद। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है अभय जी की एक समझौता जो हुआ सीजेपी वालों से, तो उसमें ये भी था कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, फिर जो है जांच पड़ताल होगी, ये जो कुछ यहाँ पे दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ। फिर ये भी था कि जहां तक हम जानते हैं कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा, एक करोड़ का कंपनसेशन घोषित किया जाएगा। हाँ, कुछ अभी तक इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, हालांकि केसेस कुछ कुछ बात देखी है। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई संसद में आके एक सीधी सी बात कर, या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी राष्ट्र के नाम संदेश संसद के बाहर से ही दे देते कि जो कुछ भी हुआ, खेद हुआ, खेद हम व्यक्त करते हैं, हम माफी तो शब्द भी नहीं कह रहे हैं। तो इसीलिए जो है पूरा का पूरा निशाना जो है मुख्य विपक्षी पार्टी ने अमित शाह पे तान दिया है। मतलब उनका पूरा का पूरा फोकस अब अमित शाह पे है। जब उनको विपक्षियों को लगा कि ये जिस तरह का माहौल बना उसमें धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा इनको दिलाना ही पड़ा। हालांकि उनको सेहरा लोग जरूर बांधे संसद के परिसर में, पता नहीं किसने ये राय दी कि भाई ये तो मत करो। हाँ, तो अब तो देखिए क्या क्या हो रहा है उसके बाद से। और अब ये जाए मतलब बिल भी पास हो गया, वो भी हो गया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन अभी तक कोई सफाई, कोई स्पष्टीकरण, कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है। ये एक बात है। अगर आप दूसरी बात पूछें, नहीं भी पूछे, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई अमित शाह तो बुलंद आवाज वाले आदमी हैं, वो तो एकदम चढ़ के बात करते हैं, बड़ा ही धाकड़ किस्म का पर्सनालिटी उन्होंने बनाया है, इमेज बनाया है। तो उनको क्या दिक्कत है आने में? क्या वजह है इतने दिन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुका रहा, और क्या ऐसी वजह है कि जो है अमित शाह आके
संसद चल रहा है, संसद में बोलना चाहिए, यही प्रक्रिया रही है पहले से, परिपाटी रही है। बोलना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। तो इसीलिए अब ये स्थिति आ गई है और मुझे लगता है कि अ, इसमें राहुल गांधी बहुत कामयाब हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के घर तक पहुँच गए लाव लश्कर लेकर के और कभी गांधी स्मृति में पहुँच गए, कभी कुछ, जो भी है। लेकिन ये राउंड तो लगता है कि ये ले गए हैं और सरकार इसमें सही आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है। उनका समन्वय, कोऑर्डिनेशन, आपस में संवाद या कोई निर्णय लेने की क्षमता, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे रिएक्ट कैसे किया जाए। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आप देखिए ना, बीजेपी के सांसदों का बयान देखिए, खास तौर से कंगना रनौत का बयान। ये कोई बोलने का तरीका है क्या? अरे भाई, आपको मसला सुलझाना है, शांति स्थापित करना है, आप अजीब तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हम तो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो तरीका, इससे तो कोई बात बनती नहीं है, इससे तो बिगड़ती है। हालाँकि सोनम वांगचुक की आपने मुझसे पहली बार बात की थी, तो मैंने सोनम वांगचुक के बारे में, और मैं आपसे इस पर बात भी नहीं करना चाहता था, सीजीपी के प्रोटेस्ट पर, क्योंकि मुझे लगता था कि न कोई ये नियोजन के तहत है। बाद में चीजें हाथ से इनके भी निकल गई। अब ये सीजेपी के भी हाथ से निकल गई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब सोनम वांगचुक जी वंदे भारत एक्सप्रेस का तारीफ कर रहे हैं, आज मैंने अभी पढ़ा है। तो ये बहुत पहले से ही तारीफ करने लायक होगा, लेकिन क्यों ऐसे मौके पर उनकी आवाज तो कुछ दूसरी रहनी चाहिए, वो तो वंदे भारत के तारीफ में लगे हुए हैं। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में, टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड में लेने के में वो कांग्रेस से चकमा खा गई। कांग्रेस वालों की इस बार तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एकदम गुरिल्ला पद्धति से सारे ऑपरेशन को इंजाम दिया है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज हंगामा, रोज प्रदर्शन, और इसमें सरकार को भारी दिक्कत हो रही है। और आप बताइए, हम नहीं सोचते थे पहले तो कि अमित शाह पर इस कदर टूट पड़ेंगे। ठीक है, वो जो बयान दिया वो उसके लिए वो अकाउंटेबल है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन बात ये है कि कहीं न कहीं से कुछ कार्रवाई के ऑर्डर तो दिए ही गए थे। एसडीएम दे, डीएम दे, जो दे, किसी ने दिया है तो इसी का क्रिटिसाइज हो जाता है। पहले कितने लोगों को आपने एनटीए में हटा दिया ना, क्यों हटा दिया? क्योंकि पेपर लीक। इसका मतलब ये होता है एक तरह से बोलने का कि भाई ये तो एक्शन जस्टिफाइड था पूरी तरह से, तभी ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो एनटीए वालों के क्या पता चला कि उन लोगों ने पेपर लीक किया है? नहीं पता चला। मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद तो थोड़ी पेपर लीक किया होगा, लेकिन उनकी बलि चढ़ी या नहीं चढ़ी। इसी प्रकार से ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये जो हुआ है शायद ज्यादती हो गई है, जो भी इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। और हमें खेद है इस बात पे। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप तो और मौका दे रहे हैं दूसरे को, विपक्षियों को भी और बाकी आंदोलनकारियों को भी। बिहार में चल गया AK-47, बताइए, AK-47 पता ही नहीं चला भाई, AK-47 की क्या जरूरत पड़ी? AK-47 में, और वो सस्पेंड कौन हुआ? हुआ, अच्छी बात है कि सस्पेंड हुआ जवान, लेकिन उसको AK-47 किसने दिया? किसने उसको निर्गत किया? किसने उसको रिलीज किया? ये सारे विषय एक साथ खड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को मतलब अब झुकी तो है ही ना, झुकी है, सरेंडर कर ही गई। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो ही गया, पूरा एनटीए खाली हो ही गया, उसके जो पूरे सेक्रेटरी लेवल थे एजुकेशन में सब हटा ही दी गए, तो इसको भी मानने में क्या हर्ज है? मान लेते, शांति स्थापित हो जाती। जी देखिए, जो सोशल मीडिया पर विजुअल एविडेंस, यानी जो साक्ष्य देखा जा सकता है अपनी आंखों से, वो बहुत सा साक्ष्य बिखरा हुआ है सोशल मीडिया पर। बार बार हमारे सामने आता है, हमारी आंखों में अपनी उंगलियां चुभोता है और कहता है कि हमें देखो उस दिन 20 तारीख को क्या हुआ था। 20 तारीख को मैंने ऐसा वीडियो देखा है जिसमें एक पुलिस वाला एक लड़के के बच्चे के पैरों पर बैठा हुआ है, दूसरा उसे दबोचे हुए है और तीसरा उसकी पसलियां तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और साथ में ये कह रहा है
भागन न दूंगा, भागन न दूंगा, भागन न दूंगा, ये कह रहा है लगातार। अच्छा, तो इस प्रकार के कई वीडियो हैं जो वीडियो बताते हैं कि इन लोगों को कुछ कहकर भेजा गया था और इन लोगों को कहा गया था कि एक निश्चित स्तर का सबक जो है ना छात्रों को सिखाना है, उनका हौसला तोड़ देना है, कुछ इस तरह का करना है जिससे ये बिल्कुल सनाका खा जाएं, घबरा जाएं कि इतनी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है क्या इस तरह के जमावड़े के खिलाफ, इस तरह के लोकतांत्रिक जमावड़े के खिलाफ। इसी तरह बड़े दांत किटकिटाती हुई कट्टर तरीके से जो सरकार की ताकत है वो छात्रों और नौजवानों के ऊपर टूटी थी। अच्छा, इसीलिए सब ये हुआ। अब प्रश्न इस बात का है कि धर्मेंद्र प्रधान की तो चलिए बलि दे दी गई, उनकी बलि दी भी जानी चाहिए थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तो वही थे, उन्होंने स्वीकार भी की थी अपनी जिम्मेदारी, उनकी बलि दे दी गई। अब विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि इस आंदोलन को, सरकार के सामने चुनौती यह है कि इस आंदोलन के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे न्यूनतम किया जाए, दुष्परिणाम जो है उनको कैसे न्यूनतम किया जाए। विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि इस आंदोलन को नए चरण में कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जितनी भी रणनीति है, मैं उसे काफी कौशल भरी रणनीति कहूंगा। देखिए, पहले दौर में उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व हथियाने की कोई कोशिश नहीं की। सोनम वांगचुक से उनका आचरण अलग तरीके। सोनम वांगचुक तो आए थे समर्थन देने के लिए, फिर नेता बन गए। नेता भी ऐसे बने कि उन्होंने अपनी मांग को ही यू टर्न कर लिया, मतलब जो है, और जिसके खिलाफ प्रदर्शन अनशन कर रहे थे उसी के हाथ से जूस पी लिया। तो वो तो खैर उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन के संदर्भ में खत्म कर लिया, और किसी प्रकरण में वो आगे आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व हथियाने की कोई कोशिश नहीं की। वो होशियारी से इससे दूर रहे, लगातार समर्थन देते रहे, लगातार इसको मजबूत करते रहे, और अब इस आंदोलन को के दूसरे चरण के लिए वो जमीन बना रहे हैं। पहले चरण के निशाने में थे धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे चरण के निशाने में है अमित शाह। और राहुल गांधी ने अच्छा बंदा सोच लिया है कि इस बार इस बंदे को छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर अटैक, इसके ऊपर हमला करना है। पत्र लिखा पहले उन्होंने अमित शाह के नाम, संसद में बोले नहीं दिया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब ये जैनजी को सीधी अपील है कि आइए अमित शाह के खिलाफ मैदान में उतरिए, एक और जंतर मंतर सजाया जाए, एक और बड़ा मोर्चा लगाया जाए और अमित शाह के मुकाबले मैदान में उतरा जाए। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी उस आंदोलन का भी नेतृत्व अपने हाथ में सीधे लेने के लिए तैयार होंगे। वो यही चाहेंगे कि वो आंदोलन सिविल सोसाइटी या सीधे सीधे चुनाव न लड़ने, सिविल सोसाइटी बड़ा भ्रामक शब्द है, सीधे सीधे चुनाव न लड़ने वाली किसी पार्टी या नेता के हाथ में हो, बल्कि ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनका जो एकदम चुनाव में कहीं उम्मीदवार नहीं है, कहीं उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं, किसी गठजोड़ के सदस्य नहीं है, जैसा कि इसमें था, जंतर मंतर वाले कार्यक्रम में था। क्या आपको लगता है कि, पहली बात तो आप ये बताइए कि मैं जो कह रहा हूं इस बात में कोई दम है इस एनालिसिस में? दूसरी बात कि क्या राहुल, अगर दम है तो क्या राहुल गांधी अपने इस मकसद में कामयाब होंगे? तीसरी बात, अगर मकसद में वो कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि 2029 इस सरकार के लिए बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर हमला अमित शाह के ऊपर होगा। जी देखिए, मेरे हिसाब से ये जो नीट आदि का जो पेपर लीक है या इसको बेरोजगारी आदि से जोड़ के छात्रों के चौराहे पर होने का सवाल सबसे पहले कांग्रेस वालों ने शुरू किया, और ये दावा किया गया कि 100-150 जगह प्रदर्शन हुए देश में। हमने कुछ एक प्रदर्शनों के तस्वीर तो देखे, छात्र की गूंज देखा, और ये सबसे पहले शुरू है ना, शायद 23 या 30 मई को चालू, जी जैसा कि मुझे मालूम है, मैं डेट पे नहीं जा रहा। पहला कोटा में हुआ था जी, और उसके बाद ये सीजेपी और एक बयान जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, वो एक कैटलिस्ट का काम किया और आगे है उस, है ना। तो जो ट्रैक्शन राहुल गांधी पहले ले रहे थे, जो उनकी युवा फौज ले रही थी, उससे थोड़ा सा ध्यान तो जरूर भटका जब अभिजीत दीपके को इजाजत मिल गई, जंतर मंतर पे आ गए, बढ़िया से बैठ गए और उस पर ध्यान नहीं। तो हो सकता है कभी कभी नियोजन में क्या होता है कि अपनी स्क्रिप्ट में आप ये करो कि आप एक नियोजन के तहत नियोजित करके आप एक काउंटर वेट बैठा दो। तो मैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर थोड़ा बड़ा हम दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने इस चीज को पहले उठाया,
तो ये कि वो नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं है, हमको लगता है उन्होंने नेतृत्व ले लिया था, ये नेतृत्व दूसरे तरफ छिटक गया। और उसके बाद जो इनकी स्ट्रेटजी रही है, वो बहुत शानदार है। वो सरकार को समझ में नहीं आया। यहां पर मैंने कहा तो एक शब्द की चकमा दे गए। बताता हूं मैं कि आप सारा का सारा जो श्रेय है सीजेपी को दे देंगे, तो वो तो लगातार छात्रों के मांग को लेकर के पेलेट गन के आरोप के साथ एक बच्चे को ला करके प्रधानमंत्री के घर के सामने लेट करके, आपने अगर कहीं ये सोचा हो कि सिर्फ सारा का सारा, उनके लोग भी गए वहां जंतर मंतर पे, तो जो शुरुआत उन्होंने उस लीडरशिप की थी, उसको बरकरार करते हुए बड़ी लकीर खींच गए। बड़ी लकीर खींचने में क्या हुआ कि अगर कोई नियोजन, अगर कोई पीछे का प्लान हो, तो उसको उन्होंने फेल कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए चुनौती भी है और उनके लिए मौका भी है और उनके लिए एक क्या कहे खाई भी है। वो ये है कि अगर यहां से वो पीछे हटते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा मांग के वो काम खत्म हो जाएगा, तो रणनीति तो ये नहीं कहती। अगर उन्होंने छात्रों की गूंज या पूरे देश में उनके एनएसवाई और यूथ कांग्रेस वालों ने अगर प्रदर्शन किया, तो जो शुरुआत जिसको की थी उसको तो आगे उनको ले जाना। तब ये बीच में सीजेपी तो आ गई, ये भी तो देखना होगा उनको। अच्छा, दूसरी बात, सरकार के सामने दिक्कत क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कैच 22 सिचुएशन में आ गई। क्या करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे? और मुझे लगता है, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकार के भीतर भी समन्वय और संवाद में दिक्कत रही है। नहीं तो इसको बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता। मैं तो बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं, 20 तारीख की नौबत आने क्यों दी गई? अगर इस्तीफा दिलाना था तो पहले ही दिला देते ना। नीट की परीक्षा तो दूसरी बार बहुत साफ सुथरी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं दिलाना था तो ये क्या 20 तारीख से सब कुछ बिगड़ गया? ये मैं सवाल कर रहा हूं। तो क्या मिस हैंडलिंग हुई मिस हैंडलिंग क्या? और मिस हैंडलिंग ने ही मुझे लगता है कि इसको विस्तार दे दिया, इस आंदोलन को कहें तो विस्तार दे दिया और वो सबके हाथ से निकल गया। उसके बाद का ये जो है कि कौन लीडरशिप लेता है, तो मुझे लगता है कि जो सरकार का रिस्पांस सिस्टम रहा है वो ठीक नहीं रहा है ना? और वो हमको लगता है अति आत्मविश्वास में हो गया और उनको समझ में नहीं आया कि चीजें कहां से कहां विस्तारित हो गई, है ना? और पता नहीं अब आगे क्या करते हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी तो फ्रंट फुट पे है। देखिए, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि मैं चुनाव का उनको बहुत चाणक्य नहीं मानता राहुल गांधी, ना उनको संगठन का कोई एकदम सॉलिड आदमी मानता। लेकिन हाँ, उनमें एक चीज है, एक हीरोइक एक्ट करने का है, वो दम है। वो कहते भी हैं उनके लोग कि वो मार्टिन किंग लूथर किंग जूनियर से प्रभावित हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं और वो बड़े स्तर पे खेलते। तो उनका जो अब तक का जो पूरा प्रयास रहा है ना, बीच बीच मतलब जो प्रयास रहा है कि वो सरकार की विश्वसनीयता के जड़ पे हमला कर लगातार, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो चंदा चोरी का मुद्दा रहा हो, उसमें तो कम ही बोले। और ये अब देखिए इस युवाओं के प्रश्न को लेकर पेपर लीक से शुरू, तो वो सरकार के विश्वसनीयता पे हमला लगातार बोल रहे हैं। ये उनका एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम रहा है, आप ठीक से देखें तो, है ना? अब उसको बैकअप करने के लिए उनकी पार्टी कितनी सक्षम है, तैयार है, नहीं है, बीच बीच में गैप भी आ जाता है, देखने को मिलता है। तो उनके लिए भी चुनौती है, उनके लिए भी हो सकता है खाई है कि कोई आप इश्यू उठाएं और पीछे हट जाएं। ऐसा तो होता नहीं है, या फिर एक सावन के महीने में कोई इश्यू और फिर जो है भादो के महीने में दूसरा इश्यू, ये उनके लिए चुनौती। तो वो हमको लगता है कि इस बार वो भाई बहन दोनों मिलके चीजों को आगे तो ले जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। नहीं, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। अब इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए
क्या राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे के इर्द-गिर्द किसी बड़े आंदोलन, जो केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं होगा, क्यों कांग्रेस पार्टी का आंदोलन होगा तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाएगी। एक ऐसा आंदोलन जिसमें कांग्रेस की शक्तियां भी भाग लें, अन्य विपक्षी शक्तियां भी भाग लें, और जिसका चेहरा जो है उस तरीके से वैसा ना हो, एक किसी चुनाव लड़ने वाली पार्टी के आंदोलन वाला चेहरा ना हो। इस तरह का कोई आंदोलन, जैसा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इर्द-गिर्द खड़ा हो गया था, खड़ा करने या उसकी जमीन तैयार करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आप किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी तैयारी, आपका पूरा ड्राइंग बोर्ड, आपका कमिटमेंट, आपका मतलब क्या कहते हैं, निरंतरता, और जो भी होता है अगर आप वो कर पाते हैं, तो आप क्या नहीं कुछ कर सकते। ये तो है, बिल्कुल है। और ये आप देखिए ना भाई, एक महीने में 15 दिन कहिए ना, 15 दिन में जो 12 साल की सबसे मजबूत सरकार हम कहेंगे, आजादी के बाद से जब भी जो भी सरकार रही, इंदिरा गांधी की सरकार से भी ज्यादा मजबूत रही है। वो सरकार जो जून के अंत तक थी, जो लगातार चुनाव जीतते जा रही थी, पूरा कहीं कोई रोक नहीं था, कुछ नहीं था, सामने विपक्ष कुछ नहीं था। वो एक छोटे से आंदोलन से, मैं कहूँ, ये बड़ा नहीं था, ये छोटे से आंदोलन ने उनके विश्वसनीयता को, क्रेडिबिलिटी को और उनकी ताकत को धराशायी कर दिया। ये एक बस ये महीने भर 15 दिन की बात है। तो मैंने एक बात कही है और उसको आप ध्यान दें। मैंने कहा कि कितने भी ये चुनाव जीतते जाएं, लेकिन इस बार जनता ने सड़क पे आके वोट दे दिया है। सड़क पे आके वोट दे दिया है। और राहुल गांधी, हम नहीं समझे थे वो क्या बोलना चाहते हैं उस समय। उन्होंने कहा कि हम रेसिस्टेंस की राजनीति करें। तो रेसिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, आप हमसे बेहतर समझते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि अब वो इस बात को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं और क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। ये तो है उनके ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, तो उसके बाद एनडीए की जो बैठक हुई थी, उसमें दिए गए वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही थी कि अब चुनाव लड़कर जीतने और सत्ता में आने के या विपक्ष में जाने के जो पुराने तौर तरीके थे, वो प्रभावी नहीं रह गए हैं। अब रेजिस्टेंस की राजनीति करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन रेजिस्टेंस की राजनीति का तो एक ताजा नमूना था ही। और राहुल गांधी अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर अमित शाह को केंद्र बनाकर एक रेजिस्टेंस दोबारा खड़ा कर सकते हैं या खड़ा करवा सकते हैं या उसकी जमीन तैयार कर सकते हैं, तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि भाई बीच में 2027 है, फिर 28 है, फिर 29 आ जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की क्रमवार, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीतेगी, फिर क्रमवार तैयारी करती हुई चली जाएगी लोकसभा चुनाव जीतने की। इसके बाद तो सारे ये जो क्रम पार्टियां बनाती हैं, प्रोटोकॉल बनाती हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये सारा का सारा गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं इस सरकार के पास जिसके आधार पे वो खड़े होकर भविष्य की कोई तैयारी कर सके। जी देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि 45 दिन से ये सरकार, भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार सिर्फ डिफेंड कर रही। वो मजबूर है डिफेंड करने के लिए। कभी वोट चोरी पर डिफेंड करना पड़ता है, कभी चंदा चोरी पर करना पड़ता है, और अब पेपर लीक पर करना पड़ रहा है। तो खाली वो 45 दिन से डिफेंड कर रही। चुनाव तो उसने लगातार कई जीत लिए। अगर यही पैमाना है तो लगातार जीतते जा रही है, तो उसको तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दृश्य दिखा है और जो एक गति या स्फूर्ति या एक वो जो आत्मविश्वास दिखा है, जो लोग भी इस जन जागरण में, कहता हूं मैं, रेवोल्यूशन शब्द से मुझे थोड़ा आपत्ति है, वो एक भारी दिक्कत है इनके लिए। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि एक विश्वसनीयता का संकट है, पहले से भी था और बढ़ गया ये। और कोई क्या है, ये
नौजवान जो है जेन जी जिसको बोला जाता है, उसने करके इसको तार-तार कर दिया। निश्चित रूप से किया। इसमें हमें कोई मतलब दो राय नहीं लगती है कि भाई अ, वो बात है। तो भाई चुनाव जो है, चुनाव आगे की बात कितना, अब तो चुनाव पे भी बड़ा असर पड़ेगा कि चुनाव का जो प्रबंधन होता है, जब विश्वसनीयता ही सवाल में है, तो चुनाव में जो तरह-तरह के आरोप लगते रहे हैं, उस पर भी दबाव पड़ेगा कि आप कैसे ये करवाते हैं, क्या साफ-सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं है, और जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, वो तो सबके सामने है। तो ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये अमित शाह के ऊपर जो हमला हो रहा है, वो सेनापति है, वो कमांडर इन चीफ इन ऑपरेशन है ना? उनके ऊपर ये जो हमला किया जा रहा है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सामने बोलने वाले आपको कई मिल जाएंगे जो बस कुछ बोलेंगे नहीं, या तो मतलब आपको कानाफूसी करके कुछ बोल देंगे। भाजपा में बहुत लोग खुश होंगे इससे, आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। अब ये मतलब ये नहीं है। तो एक जो सेंट्रलाइजेशन है भाजपा में, जो कि है, वो उसको डिसेंट्रलाइज करने में भी ये वाला जो सब कुछ हुआ है, इससे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, आवाज बुलंद हो गई है और सबको मौका मिल गया है। ये इस चीज को समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इतना कहता हूँ अभय जी कि इस पूरे एपिसोड में अगर प्रधानमंत्री सामने नहीं आते, इंस्टाग्राम पर अगर वो वाला हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं किया होता, तो आज पता नहीं क्या हो रहा होता इस देश में। क्या आप इस चीज को समझिए, बहुत टाइमली इंटरवेंशन था। हमको ये भी बोलना पड़े कि भाई नहीं तो क्या हो रहा था, 20 तारीख के बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हो जा रहा है। और ये साफ हुआ कि तमाम कंट्रोल, ताकत, पावर के बावजूद भी लोग जो है ने आवाज बुलंद कर दी, है ना? उसमें गुंडे भी घुसे होंगे, मैं बोलता हूँ कि हाँ घुसे होंगे, है ना? लेकिन घुसने किसने दिया? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि लोग जो है, जो वहां जनता थी अधिकांश, मैं कह रहा हूँ 95% ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक अभिव्यक्ति की आजादी को, अपने दिक्कतों को, अपने चुनौतियों को, वो चीज को वहां पर उसका उद्गार कर रहे। 5% होंगे पॉलिटिशियन, लेकिन ये 95% को सिर्फ अपना फ्यूचर दिखाई पड़ता है और अपना उनकी चुनौतियां दिखाई पड़ती। बाकी 5% को अपने उल्लू सीधा करना होंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो वास्तविकता या जो सच से सामना हुआ यथार्थ से, ये एक सबके लिए आंखें खोलने वाला। जी, बहुत सुंदर विश्लेषण है आपका। और जिस तरह से आपने पूरी बात को रखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से भाजपा को चकमा दिया और भाजपा पिछले 45 दिन से केवल अपना बचाव कर रही है, मैं समझता हूं कि ये आपके पूरे वक्तव्य का बहुत ही जबरदस्त टेक अवे है। और अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों की पेशबंदियां जारी हैं। कांग्रेस ज्यादा लगता है कि विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ रही है, उसे पता है उसे क्या करना है। भाजपा खोज कर रही है उसे क्या करना है। अभी भाजपा को अभी ठीक से पता नहीं है उसे क्या करना है। जी, क्या इस वाक्य के साथ हम लोग इस चर्चा को विराम दे सकते? देखिए, बस एक लाइन मैं और कहूंगा। हालांकि विराम दे सकते हैं, लेकिन एक लाइन, कितनी तरह की चुनौतियां खड़ी हैं इस वक्त देश में। मैंने पढ़ा एक चीज और इसको चौथी बार दोहरा रहा हूं कि जो ग्रेजुएट हो रहा है, वो उसको पहले साल में सिर्फ 7% ग्रेजुएट को एक सैलरी वाली परमानेंट नौकरी मिल रही, और सबसे जवान देश भारत। एक बात। दूसरी बात, जो बेरोजगारी का दर है वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी लेटेस्ट जो है 16.1 या 3% है, और लोग दावा करते हैं कि 40% की बेरोजगारी है। आर्थिक स्थिति आपका
देखते रहते हैं हम्म, चर्चा और विश्लेषण, वो आर्थिक स्थिति क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, हम्म, ये सब कुछ एक साथ खड़ा है और परीक्षा की विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो और किस चीज की विश्वसनीयता रहेगी। और तब आदमी जब यहाँ जो आया था ना, वो लोग जो वहां जुटे थे अधिकांश 90-95%, वो उम्मीद की तलाश में आए। बिल्कुल। तो वो वाली बात है, ये सबके लिए है कि आंखें खोल देने वाला है कि भाई खाली पॉलिटिक्स मत करो, है हम्म, ना? उसमें तो तात्कालिक रूप से चीजें हो सकता है, इसमें तोड़-जोड़, जोड़-घटाव करके आप चला लोगे, आपके कुछ तात्कालिक हित सध भी जाएँगे, हम्म, लेकिन ये सिर्फ परत है। हम्म। ज़मीन के भीतर जाना पड़ेगा और स्थितियों को भांपना पड़ेगा। बहुत स चुनौतीपूर्ण समय है, तो खुद बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल ने सही कहा। कह रहे हैं आप, चुनौतीपूर्ण समय है। जो जेन ज़ी के 1,50,000 से 1 लाख लोग दिल्ली में जमा हुए थे 20 तारीख को, वो उम्मीद की तलाश में आए थे और उन्हें उम्मीद का एक टुकड़ा मिला। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के कारण जो जीत मिली उन्हें, वो उम्मीद का एक टुकड़ा मिला। लेकिन ये अगर सरकार उनकी बात बिना उनके जद्दोजहद के, बिना उन पे अत्याचार किए मान लेती, तो उम्मीद का दूसरे तरह का टुकड़ा मिलता। लेकिन दमन के बाद जब इस्तीफा हुआ, तो उम्मीद जो प्राप्त हुई, उस उम्मीद का चरित्र अलग तरह का चरित्र है और इससे आगे और क्या निकलेगा, ये देखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।